गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे द लास्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। आप लास्ट लेसन की फर्स्ट लेक्चर को देखिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि टीचर एम हैमल लिटिल फ्रेंच को उसके डेस्क के पास खड़ा करते हैं और फिर बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक चीज। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रेंच भाषा के ऊपर एक के बाद एक चीज बोलते गए। सेइंग दैट, उन्होंने कहा कि, उन्होंने मतलब टीचर एम हैमल ने कहा, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। It was the most beautiful language of in the world। उन्होंने कहा कि ये विश्व की सबसे अच्छी भाषा है। कौन सी भाषा को बोला? फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज को, कि विश्व की सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। लॉजिकल मतलब तर्कपूर्ण। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया, यानी टीचर एम हैमल ने स्टूडेंट्स को यह समझाया, वी मस्ट गार्ड इट, हमें अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए। एमंग अस, हम लोगों के बीच। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया, बिकॉज वेन अ पीपुल आर इंस्लेप्ट, जब कोई व्यक्ति गुलाम हो जाता है, इंस्लेव मतलब गुलाम, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपने भाषा से जुड़े होते हैं। होल्ड फास्ट मतलब जुड़े होना। जब कोई व्यक्ति गुलाम हो जाता है, जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े होते हैं, इट इज एज इफ, ये ऐसा होता है मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनके पास उनके जेल का चाबी था। यानी अगर कोई व्यक्ति गुलाम होकर भी अपनी भाषा बोल रहा है, तो मानो वो व्यक्ति एक ऐसे जेल में बंद है जिस जेल की चाबी उस व्यक्ति के पास है, भाषा रूपी चाबी। वो जब चाहे तो अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है और आजादी की लड़ाई शुरू कर सकता है। देन उसके बाद ही ओपन अ ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की पुस्तक खोला। उन्होंने मतलब एम हैमल ने, एंड read us our lesson, और हम लोगों को हमारा पाठ पढ़ाया। एम हैमल टीचर जो थे वो ग्रामर की पुस्तक खोले और हम लोगों को, यानी स्टूडेंट्स लोगों को, उनका पाठ पढ़ाया। नरेटर लिटिल फ्रेंच कहता है, आई वॉज अमेज्ड, मैं चकित था, मैं आश्चर्यचकित था। टू सी, मैं ये देखकर चकित था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कितना बढ़िया मैं इसे समझ गया। ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ हमारे टीचर ने कहा, सीम सो इजी, एकदम आसान प्रतीत हुआ। जो कुछ भी उस दिन हमारे टीचर ने हमें कहा, पढ़ाया, एकदम आसान प्रतीत हुआ। सो इजी, एकदम आसान लगा। आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे मतलब नैरेटर को, लिटिल फ्रेंच को। लिटिल फ्रेंच कहता है कि उस दिन जो टीचर ने पढ़ाया, मुझे लगता है एकदम आसान लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मुझे लगता है कि मैंने इतनी ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था। आज जो हमारे टीचर मुझे पढ़ा रहे थे, मैं इतनी ध्यानपूर्वक आज तक कभी नहीं सुना था। एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी सब कुछ इतना धैर्यपूर्वक नहीं वर्णन किया था। आज हमारे टीचर भी सब कुछ धैर्यपूर्वक वर्णन कर रहे थे, और आज मैं भी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं मतलब नैरेटर लिटिल फ्रेंच, और वो मतलब टीचर एम हैमल। नैरेटर कहता है कि आज टीचर भी सब कुछ धैर्यपूर्वक वर्णन कर रहे थे, और आज मैं भी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इट सीम, ऐसा प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट, करीब करीब, एज इफ, मानो कि द पुअर मैन, बेचारा आदमी,
wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लगता है कि बेचारा हम लोग को सब कुछ दे देना चाहता था, जो कुछ भी वो जानता था दूर जाने से पहले। ऐसा लग रहा था कि अल्सास और लॉरेंस छोड़कर जाने से पहले हमारे टीचर सब कुछ हम लोगों को दे देना चाहते थे, समझा देना चाहते थे। टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। सब कुछ हम लोग के दिमाग में डाल देना चाहते थे एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में। आज वो इतने धैर्यपूर्वक पढ़ा रहे थे मानो एक ही झटके में सब कुछ वो हम लोग के दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। हम लोगों को एक राइटिंग का लेसन दिया गया, लिखने के लिए कुछ दिया गया। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन हमारे टीचर एम हैमल हम लोगों के लिए एक नया नया कॉपी लेकर आए थे। हम लोग के लिए एक नया नया कॉपी लेकर उस दिन टीचर आए थे। रिटेन, और उस कॉपी पर लिखा हुआ था इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, एकदम सुंदर सुंदर राउंड हैंड में, अच्छी लिखावट में कॉपी पर लिखा हुआ था। सुनिए क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। उस दिन कॉपी के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। यानी अल्सास जो है वो फ्रांस में है, फ्रांस में रहेगा, ऐसा वो संदेश देने के लिए उन्होंने कॉपी के ऊपर फ्रांस अल्सास लिख कर दिया था। वो अल्सास जिला जो प्रूसिया के कब्जे में चला गया था, उसी अल्सास जिला को फ्रांस में बताने की कोशिश करते हुए उन्होंने कॉपी के ऊपर लिख दिया था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। कहते हैं राइटर, नरेटर लिटिल फ्रेंच कहता है दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। कॉपी पर लिखे हुए शब्द जो थे ना वो छोटे झंडा जैसा लग रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था कि पूरे क्लासरूम में एक झंडा लहरा रहा है। हंग, किसी ने झंडा टांग दिया है। फ्रॉम रड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर में रड में बांधकर किसी ने झंडा लगा दिया है। ऐसे कॉपी पर लिखे हुए शब्द लहरा रहे थे मानो किसी ने हमारे क्लासरूम के डेस्क के ऊपर रड में बांधकर झंडा लगा दिया हो। नरेटर कहते हैं यू आउट टू हैव सीन, काश आपने देखा होता। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे सब के सब काम में भिड़े हुए थे। काश आपने देखा होता कि कैसे सब के सब उस दिन काम में भिड़े हुए थे। हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति थी वहां पे कितनी शांति थी, काश आपने देखा होता। द ओनली साउंड वाज, बस एक आवाज आ रही थी, स्क्रेचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। स्क्रेचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन से स्क्रेच करने की आवाज, खुरचने की आवाज, लिखने की आवाज सिर्फ निकल रही थी। वंस, एक बार क्या हुआ, उसी दिन की बात है। सम बिटलेस फ्लू इन, बिटलेस एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है जो गोबर में रहता है, डंग के अंदर रहता है। कहता है नरेटर कि वंस, एक बार, सम बिटलेस फ्लू इन, कुछ गोबर में रहने वाले कीड़े उड़ते हुए क्लासरूम के अंदर आ गए। गोबर में रहने वाले कीड़े जिसको गोबरैला कहते हो, उड़ते हुए क्लासरूम के अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने कोई उन कीड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नोबडी पेड अटेंशन टू देम, किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, उन कीड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, यहां तक कि छोटे बच्चों तक ने भी ध्यान नहीं दिया। बड़े बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, क्लासरूम में बैठे हुए छोटे बच्चों ने भी उन कीड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अक्सर क्या होता था, जब क्लास में उड़ते हुए कीड़े आ जाते थे तो सारे बच्चे दौड़ने लगते थे, पकड़ो, मारो, भागो। आज किसी बच्चे ने उन कीड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नरेटर कहता है कि आज तक मैंने इन बच्चों को इतना शांत कभी नहीं देखा था।
पता है इतने शांत कब होते थे बच्चे? हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक। जब वो मछली पकड़ने के लिए, मछली फंसाने के लिए हुक लगाकर बैठते थे, तब बच्चे इतने शांत होते थे। इसके अलावा मैंने आज तक बच्चों को इतना शांत कभी नहीं देखा था। बच्चे ऐसे शांत बैठे थे मानो कि मछली पकड़ने के लिए हुक लगाकर बैठे कि हिलेंगे तो मछली नहीं फंसेगा। इस तरह से आज बच्चे शांत थे। एज इफ, मानो कि, या जैसे कि दैट वाज फ्रेंच टू, मानो कि वो बहुत बड़ा फ्रेंच हो गए हो। बच्चे भी अपनी फ्रेंच भाषा की इंपॉर्टेंस को व्यक्त करने के लिए शांत बैठे हुए थे। उन्हें भी उदासी थी कि उनका देश गुलाम हो चुका, उनका जिला प्रूसिया के कब्जे में जा चुका है। ऑन द रूफ, छत के ऊपर, द पिजन्स, पिजन्स मतलब कबूतर, कुक्ड वेरी लो। छत के ऊपर जो पिजन्स थे, कबूतर थे, कुक्ड वेरी लो, वो काफी धीरे धीरे गुटरगु गुटरगु कर रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं सोचा, मैं मतलब नरेटर लिटिल फ्रेंड ने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे उनसे भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे, कबूतरों से भी? हम बच्चों से तो हमारी जर्मन, हमारी फ्रेंच भाषा छीन ही लिए, ये प्रूसिया वाले हमारे ऊपर तो जर्मन भाषा थोप दिए, डाल दिए, तो क्या ये प्रूसिया वाले इतने क्रूर हो जाएंगे कि उन कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे? हम बच्चों की तो भाषा छीन लिए, क्या वे कबूतरों की भाषा छीनेंगे? यानी लिटिल फ्रेंड ने ऐसा क्यों सोचा? अपने गुस्से की इजहार करने के लिए, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए उसने ऐसा सोचा। कहता है लिटिल फ्रेंड, व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं राइटिंग करते करते, जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर उठाकर सिर को देखता, ऐसा मैं देखता था एम हेमल सीटिंग मोशनलेस, मैं देखता कि हमारे टीचर एम हेमल वॉज सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर गतिविहीन बैठे हुए थे, एकदम मोशनलेस होकर अपने चेयर पे बैठे हुए थे, हिलडुल भी नहीं रहे थे। गेजिंग, टकटकी लगाकर देख रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एक के बाद एक चीज को टकटकी लगाकर बैठकर कुर्सी पर देख रहे थे टीचर एम हेमल। एज इफ, मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि अपने दिमाग में बैठाना चाहते थे टीचर, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, इस छोटे से स्कूल के कमरे में सब कुछ कैसा दिखेगा। यहां जर्मन पढ़ाने वाला टीचर होगा, यहां जर्मन पढ़ने वाले बच्चे होंगे, एम हेमल क्लास में नहीं होंगे, फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, तो कैसा दिखेगा ये क्लासरूम? मानो कि टीचर एम हेमल अपने दिमाग में ये सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, बैठाने की कोशिश कर रहे थे। फैंसी, वो कल्पना कर रहे थे। फैंसी मतलब कल्पना करना, वो कल्पना कर रहे थे जी। फॉर एवरीथिंग, गौर से सुनिएगा, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों से वो वहां पे एक ही स्थान पर टीचर बने हुए थे। टीचर एम हेमल 40 सालों से वहां पे एक ही स्थान पे टीचर बने हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर में उनका बागीचा था, बाहर में उनका बागीचा था। द विंडो, खिड़की भी वही थी, एंड क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने का क्लासरूम भी वही था। बागीचा भी वही, खिड़की भी वही, क्लासरूम भी वही। 40 साल से उस स्कूल में वो टीचर थे। जस्ट लाइक दैट, सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, क्लास भी वही रहेगा, बागीचा भी वही रहेगा, खिड़की भी वही, सिर्फ नहीं होंगे तो टीचर एम हेमल। यही वो कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे। Only the desks and benches had been over smooth, 40 सालों में क्या बदला था? डेस्क एंड बेंच had been over smooth, स्मूथ मतलब चिकना, बेंच और डेस्क बैठते बैठते 40 सालों में चिकने हो चुके थे। और 40 सालों में क्या बदला था? द वॉलनट ट्रीज, द वॉलनट ट्रीज,
अखरोट के पेड़, अखरोट के वृक्ष, इन द गार्डन, बागीचे में लगे हुए अखरोट के वृक्ष, वे आर टॉलर, वो लंबे हो चुके थे। टीचर एम हेमल ने जो बागीचा में वॉलनट की पौधा को लगाया था, ये 40 साल में पौधा लंबा हो चुका था। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन का पौधा, होप वाइन एक प्रकार का प्लांट होता है जी, मनी प्लांट के जैसा प्लांट होता है। कहते हैं कि द होप वाइन ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, होप वाइन का पौधा जिसको उन्होंने खुद लगाया था टीचर एम हेमल ने, होप वाइन का वो पौधा जिसे टीचर एम हेमल ने खुद लगाया था। ट्वीन अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो खिड़की से होते हुए छत को जोड़ चुका था, यानी वो पौधा खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कैसे उनका हृदय अवश्य टूटा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सभी चीजों को छोड़ते हुए, सब कुछ छोड़कर उनको जाना था, उनका हृदय अवश्य टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, बेचारा किसको कहता है? टीचर एम हेमल को, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, बेचारा ऊपर के कमरे में सिस्टर के चलने की आवाज सुन रहा था, नीचे क्लासरूम में बैठा हुआ था, ऊपर के कमरे में सिस्टर चल रही थी, बेचारा सिस्टर के चलने की आवाज सुन रहा था ऊपर के कमरे में। सिस्टर क्या कर रही थी? पैकिंग देयर ट्रंक्स, वे अपने ट्रंक को पैक कर रही थी। ट्रंक मतलब एक बिग बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स जो होता है उसको ट्रंक कहा जाता है। सिस्टर ट्रंक को पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन अवश्य उन्हें देश छोड़कर जाना था, अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। यहां पे नया टीचर आने वाले थे, तो नीचे के कमरे में बैठकर ऊपर सिस्टर के चलने की आवाज सुन रहा था बेचारा एम हेमल, क्योंकि सिस्टर ट्रंक को पैक कर रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उस टीचर के अंदर, एम हेमल के अंदर करेज थी, साहस थी। क्या साहस थी? टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट, टू द वेरी लास्ट, एकदम अंतिम तक प्रत्येक पाठ को सुनने की साहस उनके अंदर में थी। दूसरा अगर कोई टीचर होता तो क्लास के लास्ट दिन वो पढ़ाता नहीं, इधर उधर की बातें करके क्लास खत्म कर देता, लेकिन टीचर एम हेमल के अंदर क्लास के अंतिम दिन भी, आज उनका स्कूल में लास्ट डे था, फिर भी एक एक लेसन को सुनने की उनके अंदर में साहस थी। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, कहते हैं कि राइटिंग के बाद हम लोगों को इतिहास का एक लेसन दिया गया, राइटिंग करने के बाद हम लोगों को हिस्ट्री का एक लेसन दिया गया। हम लोगों को मतलब स्टूडेंट्स लोगों को हिस्ट्री का एक लेसन दिया गया। देन द बेबीज, तब क्लासरूम में बैठे हुए जो बेबीज थे, छोटे बच्चे थे, चैंटेड, वे छोटे बच्चे उच्चारण कर रहे थे। सुनिए क्या उच्चारण कर रहे थे? देयर बा, बे, बी, बो, बू। ये जो बा, बे, बी, बो, बू होता है ना, ये फ्रेंच भाषा की वर्णमाला होता है। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना वर्णमाला में क, ख, ग, घ, अंग, ठीक उसी तरह फ्रेंच भाषा की जो वर्णमाला होती है, जिसको हम बा, बे, बी, बो, बू बोलते हैं। तो क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे थे सब के सब फ्रेंच भाषा की वर्णमाला पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ठीक वहां पे पीछे के कमरे में, पीछे के कमरे में बूढ़े हौजर बैठे हुए थे। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स, वे अपना चश्मा पहन चुके थे। बूढ़े हौजर साहब पीछे के क्लासरूम में बैठकर अपना चश्मा पहन चुके थे। आप पीछे पढ़े थे स्टूडेंट्स कि जब हौजर ने क्या किया था, अपना चश्मा खोलकर प्राइमर के ऊपर रख लिया था, बच्चों की पढ़ने वाली पुस्तक के ऊपर रख लिया था और उसे अंगूठा से किनारे से पकड़े हुए था। और अभी क्या था, वो चश्मा को पहन चुके थे। होल्डिंग द प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथ में प्राइमर पकड़ते हुए, स्पेल द लेटर विद देम, वो बच्चों के साथ शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। ओल्ड हॉजर जो थे प्राइमर पकड़ लिए थे अपने हाथों से और बच्चों के साथ वो भी शब्दों की उच्चारण कर रहे थे, वो भी लेटर पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट, आप देख सकते, काश आप देखे होते। ही टू वॉज क्राइंग, वो रो भी रहे थे,
ओल्ड हॉजर जो थे उस दिन रो भी रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, उनकी आवाज भावनाओं के चलते लड़खड़ा रही थी। इमोशन के चलते उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, क्योंकि आज उनकी क्लास का अंतिम दिन था। आज उन्हें देश छोड़कर जाना था। यहाँ पे नया टीचर आने वाले थे। उनका देश गुलाम हो चुका था। उनका जिला प्रूसिया के कब्जे में जा चुका था। नेक्स्ट डे से जर्मन की पढ़ाई होने वाली थी। उनकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। काश आपने देखा होता। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उनको सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। टीचर एम हेमल की बातों को सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब बच्चे लाफ एंड क्राई, हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना क्यों चाहते थे? क्योंकि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति रो रो करके वर्णमाला का उच्चारण करे, जैसे ओल्ड हॉजर जब रो रो कर उच्चारण कर रहे थे बा बे बी बो बू, तो सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। हम सब के सब हंसना भी चाहते थे और रोना क्यों चाहते थे? क्योंकि आज टीचर के क्लास का अंतिम दिन था। हम लोग का जिला गुलाम हो चुका था। तो कहते हैं कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब के सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। नरेटर लिटिल फ्रेंच कहता है, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कितना बढ़िया मुझे याद आ गया। दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पार्ट मुझे कितना बढ़िया याद आ गया। ऑल एट वंस, तभी झट से चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बज गई। चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बज गई, 12 बज गई। देन द एंग्लुइस, और तभी चर्च का घंटा बज गया। एंग्लुइस का मतलब होता है चर्च की घंटा बजना। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ठीक उसी क्षण जो प्रूसियन सोल्जर्स थे, जो प्रूसियन सैनिक थे, वो ट्रम्पेट बजाते हुए, ट्रम्पेट एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो सैनिक लोग अक्सर बजाते हैं, ये हाथी के सूंड टाइप का, आपने देखा होगा कभी ढोल वगैरह के साथ बजते हुए। कहते हैं कि एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ प्रूसियन, ट्रम्पेट ऑफ प्रूसियन, ये प्रूसियन सोल्जर लोग तुरही बजाते हुए, ट्रम्पेट बजाते हुए रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से लौट रहे थे। प्रूसिया के सैनिक कहां अभ्यास कर रहे थे? आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि बिहाइंड द सामिल, आरा मिल के पीछे, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे। तो वे सैनिक तुरही बजाते हुए, ट्रम्पेट बजाते हुए अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, आवाज हम लोग के खिड़की के बगल से गुजर रही थी। जब तुरही बजाते हुए सैनिक लौट रहे थे तो आवाज हम लोग की खिड़की के बगल से गुजर रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल हमारे जो टीचर थे ऊपर खड़े हो गए, चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए। वेरी पेल, काफी पीला दिखाई पड़ रहे थे हमारे टीचर। इन ही चेयर, अपने चेयर पर, अपने कुर्सी पर वो काफी पीला नजर आ रहे थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने आज तक इनको कभी इतना लंबा नहीं देखा था। नरेटर कहता है कि मैंने आज तक अपने टीचर को कभी इतना लंबा नहीं देखा था, क्योंकि वो आज तक कभी चेयर पे खड़ा ही नहीं हुए थे, इसलिए मैंने आज तक इनको कभी इतना लंबा नहीं देखा था। उसके बाद जब वो अपने चेयर से उतरते हैं तो टीचर एम हेमल कहते हैं, सुनिएगा क्या कहते हैं। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब टीचर एम हेमल ने कहा, मेरे दोस्तों, आई बीच में देखो यहां पे डैश डैश है, मतलब वो कुछ बोलना तो चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज भावनाओं के चलते लड़खड़ा रही थी। कहा कि माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ही सेड, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ उनके गले में चौक कर गया, जाम कर गया। ऐसा लगा कि कुछ उनके गले में जाम हो चुका था। समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुडंट गो ऑन, वो नहीं बोल सके, वो जारी नहीं रह सके, नहीं बोल पाए।
देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने खल्ली का एक टुकड़ा उठाया, चौक का एक टुकड़ा उठाया। बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति जुटाकर, पूरी ताकत जुटाकर, ही रोट, उन्होंने लिखा। खल्ली का टुकड़ा उठाया, चौक का टुकड़ा उठाया और बोर्ड की तरफ पूरी ताकत जुटाकर उन्होंने लिखा। सुनिए क्या लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा बड़ा लिखा जितना वो लिख सकते थे। सुनिए क्या लिखा। वाई ला फ्रांस, सुंदर फ्रांस जिंदाबाद। फ्रेंच भाषा का वर्ड है जी। वाई ला फ्रांस लिखा, सुंदर फ्रांस जिंदाबाद। देन उसके बाद ही स्टॉप, और रुक गए। उसके बाद टीचर एमएमएल क्या किए, रुक गए। एंड लीन, लीन मतलब होता उठगाना, टिका देना ऐसे। लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने अपने सिर को दीवार में टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से हम लोगों के लिए इशारा किया। अपने सिर को लीन कर दिया, टिका दिया दीवार में, और बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपने हाथों से जेस्चर किया, इशारा किया हम लोगों के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने इशारा किया। सुनिए क्या इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल खत्म हो गया। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। बोला स्कूल खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था द लास्ट लेसन, और ये चैप्टर का सेकंड लेक्चर मैंने आपको दिया। फर्स्ट लेक्चर में मैं हाफ चैप्टर पढ़ाया था, और आज सेकंड लेक्चर में आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये चैप्टर काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। इस पूरे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर मेरे वीडियो में डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे देखिए 12th क्लास इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट में है उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, आप पढ़िए उसको। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।